आप ग्रीन हाउस का नाम बहुत सुने होंगे और जानते भी होंगे कि ग्रीन हाउस के प्रयोग क्या हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि पॉली हाउस किस चिड़िया का नाम है? तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं एमसीबी जिले के हसदो नर्सरी, जहां के प्रभारी व रेंजर लौकुश पांडे सीधे आपको पॉली हाउस के हकीकत से परिचय कराएंगे। जरूरत है, अगर वन्य ना हो तो जीवन जीना मुश्किल हो सकता है। इसी को जानने और समझने के लिए आज हम हसदो नर्सरी पहुंचे हुए हैं। आप ग्रीन हाउस सुने होंगे, पौधों के संरक्षण को लेके अन्य और भी चीजें सुने होंगे, लेकिन क्या आपने पॉली हाउस सुना है? अगर नहीं सुना है तो ध्यान से सुनिए। हम इस वक्त हसदो नर्सरी में हैं और इसी बारे में जानने के लिए हम रेंजर साहब के पास मौजूद हैं। वो हमको बताएंगे कि ये पॉली हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस क्या होता है, पौधों का संरक्षण क्या होता है और कितने पौधे फिलहाल हसदो नर्सरी में लगाए जा रहे हैं, इसका संरक्षण कैसे हो रहा है और इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। इसी को जानने के लिए हम सीधे रुख करते हैं रेंजर साहब के पास। तो चलिए हम जानते हैं इस पॉली हाउस के खासियत को। तो बहुत बहुत स्वागत है इस डीडी समाचार में। जैसा हम अभी हसदो नर्सरी में जैसे इन किए हैं और ये पीछे आपके देख रहे हैं पॉली हाउस मिस्ट चेम्बर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि आम जनता इस चीज़ को नहीं समझ सकती है। आप अपने वन नियम के अनुसार क्या कहते हैं और इससे क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में बताइएगा। जी, देखिए अभी तक के वन विभाग या अन्य कृषि विभाग आदि, फलोद्यान विभाग आदि की नर्सरियां जो हैं तमाम, उनमें सामान्य तरीके से पौधों का उत्पादन किया जाता रहा है और उसमें दिक्कतें ये आती थी कि कभी हमको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। कभी बारिश होती थी, कभी नहीं होती थी, उससे बीज अंकुरित नहीं हुआ, पौधे तैयार नहीं हो पाए, या कभी कभी हमें लोगों की डिमांड के अनुसार ये ज़रूरत रहती कि भाई हमको उत्तर भारत में होने वाले पौधे यहाँ चाहिए, दक्षिण भारत में होने वाले पौधे यहाँ चाहिए। जबकि पौधों की प्रकृति ऐसी है कि भारत में जहाँ जहाँ जिस तरह का पर्यावरण है, एटमॉस्फेयर है, वहाँ उस तरह के पौधे तैयार होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में अन्य पर्यावरण क्षेत्र में वो पौधे तैयार नहीं हो सकते। तो इन सारी दिक्कतों को देखते हुए, चुनौतियों को देखते हुए ये फिर समाधान निकाला गया कि नर्सरियों को भी हाईटेक बनाया जाए। हाईटेक का मतलब नर्सरी के काम में उच्च तकनीक का प्रयोग, टेक्निक का प्रयोग करना, है ना, हाई टेक्निक का प्रयोग करना। तो उसी के अंतर्गत ये आप देख रहे हैं जो पीछे पॉली हाउस, तो ये इसका इजाद किया गया और इसमें इस तरह की व्यवस्था की गई है कि इसमें आप जितना चाहे टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसमें जितना चाहे आप नमी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसको अधिक वर्षा से बचा सकते हैं, सूखे से बचा सकते हैं। अगर अधिक वर्षा है इसके अंदर पौधा है तो सुरक्षित है आपका। अगर बिल्कुल वर्षा नहीं हो रही है इसके अंदर है तो आप कृत्रिम वर्षा से उस पौधे को बचा सकते हैं। कुल मिला के ये कहा जाए कि अगर पौधों को संरक्षण करना या उनको बढ़ाने की जो पद्धति है, यहाँ पर वो सारी पद्धतियों से पूरा हो सकता है। चाहे बारिश हो या गर्मी ज़्यादा रहे, चाहे जैसा भी परिवेश रहे, वातावरण रहे, उसके अनुसार यहाँ पर पौधों को उगाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, ये तो समझ में आया कुछ पॉली हाउस के बारे में। ग्रीन हाउस और पॉली हाउस, इन दोनों के बीच का अंतर को आप कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए, पॉली हाउस में आपको पर्यावरण को अपने हिसाब से नियंत्रित करने की सुविधा होती है। आप जितना चाहे तापमान घटा बढ़ा सकते हैं, आप जितना चाहे इसके अंदर नमी घटा बढ़ा सकते हैं, आप जितना चाहे इसमें वर्षा को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस में सिर्फ ग्रीन नेट लगा हुआ है बस, और कुछ नहीं है, इसमें कोई मशीनरी नहीं है। उसमें केवल एक तंबू बना के उसको ग्रीन नेट से ढक दिया गया है। नेट से जैसे ढके हैं तो एक खुला वातावरण जो होता है और नेट से ढका हुआ, ये दोनों में क्या अंतर आता है? हाँ, तो ये जो नेट होता है, नेट अलग अलग क्वालिटी में आता है, अलग अलग मैकेनिज्म में आता है। जैसे कि आपको अपनी फसल के लिए कितनी % धूप चाहिए, कितनी छाया चाहिए, है ना। तो आपको 60% छाया चाहिए, 40% धूप चाहिए, या बहुत अधिक गर्मी वाला क्षेत्र है जैसे, है ना, तो 60% छाया, 70% छाया, 80% छाया, है ना, उसमें 20% धूप पड़ेगी। तो जाहिर है जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको धूप में तपन महसूस होगी। लेकिन जब आप उस ग्रीन नेट के अंदर जाएंगे
तो वो ग्रीन नेट जो है उस धूप को छान के अंदर भेजता है। सिर्फ 30% धूप अंदर आएगी, बाकी छाया रहेगी। अच्छा, मतलब 70% जो धूप का जो तेजी होता है उसको रोकने का काम करता रोकने का काम करता है, तेज धूप से बचाता है। तो अब होता यह है कि पॉली हाउस में बीज अंकुरित हुए, जी नन्हे नन्हे छोटे पौधे तैयार हुए, जी तो उनको हम सीधा अगर बाहर के वातावरण में ले आएंगे जी तेज धूप में, जी। तो वो झुलस जाएंगे, अच्छा है ना, क्योंकि अभी वो पूरी सुविधा में थे। जी अगर मेडिकल की भाषा में बोले तो वो आईसीयू में थे, जी जी आईसीयू में जी, थे, पूरी देख रेख में, सुविधा में। जी। लेकिन अब उनको बाहर निकाला जा रहा है, तो एकदम से बाहर एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। हाँ, तो बाहर न निकाल के उनको पहले जनरल वार्ड में रखा जाएगा, ग्रीन हाउस जिसको कहते हैं। हाँ, तो ये ग्रीन हाउस है ना। यहाँ पे इनको इतनी सुविधा तो नहीं मिलेगी, हाँ। लेकिन इतनी सुरक्षा मिलेगी कि तेज धूप ना हो। हाँ, मतलब एनवायरनमेंट के साथ वो सेटअप बन सके हाँ, उसका, कुल मिला के ये तो कहा एक जा तरह सकता से दूसरी भाषा में इसको हार्डनिंग चेम्बर भी बोलते हैं। है। अच्छा हार्डनिंग चेम्बर मतलब पौधों को जो अभी तक के नाजुक परिस्थिति में थे, जी उनको अब क्रमशः हार्ड परिस्थिति में ले जाया जा रहा है, कठिन परिस्थितियों की ओर ले जाया जा रहा है। तो यहाँ के पौधे अंकुरित होने के बाद निकल के यहाँ रखे जाते हैं, और यहाँ 15 दिन 1 महीना स्थिति अनुसार रख के जब पौधे भली प्रकार से सेटअप हो गए, उसके बाद फिर इनको बाहर ग्राउंड में निकाला जाता है सामान्य मौसम में, तो फिर वो उसमें पनप जाते हैं, सह जाते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं पॉली हाउस जो बना हुआ है, ये कब बना है और इसमें क्या निर्धारित लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया कि कितने पौधों को लगाना है और कौन भारत के कौन से कोने से पौधे जो यहाँ उपयुक्त है वो लगाना है, कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया, इसके बारे में बताइए। जी, इसमें इसकी शुरुआत तो नवंबर दिसंबर में हो गई थी जी बनाने का निर्माण जी, और ये पूर्ण हुआ है करीब मार्च में। जी मार्च माह में बन के पूरा कंप्लीट हो गया, और इसके अंदर क्षमता जो है सामान्य पॉलीथीन बैग्स में लगभग 50,000 पौधे की क्षमता है जी। 50,000 थैली रख के हम उतना बीज बो सकते हैं। अच्छा जी और एक होता है रूट ट्रेनर ट्रे। जी रूट ट्रेनर ट्रे जो होता है वो अलग अलग कप उनका साइज रहता है, तो उसमें आपका 1 लाख तक का हो सकता है तैयार इसमें, अच्छा जी है ना। जी तो फिलहाल हमने इसमें 50,000 चंदन और 50,000 करीब बांस तैयार कर लिया, जिसका अभी वितरण चल रहा है, फील्ड में लगा रहे हैं, उसको रोपण कर रहे हैं, और अगले फसल की तैयारी फिर शुरू की जा रही है इसमें। आने वाले दिनों में वो कौन से फसल लगाना है, कुछ ऐसा इसका कोई प्लानिंग? हाँ, यही बांस और चंदन और सागौन ये फिर तैयार किया जाएगा इसमें। ये हम देख पा रहे हैं, ये हमारे बगल में भी ये जो लगाया गया है, ये किस चीज़ के पौधे हैं और कितने की संख्या में है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। ये अभी नए थैलियाँ भर के रखी गई हैं जी। इसमें, अब बीज बोया जाएगा अगले वर्ष के लिए। अभी इस सब में पौधे थे पिछले साल के। अच्छा जी। पौधे तैयार किए हुए रखे थे, अभी सब प्लांटेशन के लिए भेजे जा चुके हैं, और अब इस खाली जगह में फिर से थैली भर के रखी जा रही है, जिसमें बीज बो के अगले साल के लिए पौधे तैयार करेंगे। ये किस चीज़ के पौधे यहाँ तैयार किए जाएंगे? यहाँ चंदन के हैं, बांस के हैं, सागौन के हैं, वो सब तैयार किए जाएंगे इसमें। इसके अलावा इस नर्सरी में और कौन-कौन से जो औषधि पौधे हैं, जिनके बारे में सुना जाता है कि भारत के कोने-कोने में मिलते हैं, उनके भी कुछ यहाँ पर किया जाता है, उनका रोपण किया जा रहा है? काफ़ी कुछ औषधि पौधों को भी तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि लाल चंदन भी है, सफ़ेद चंदन के साथ साथ लाल चंदन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और हमने करीब 100-125 पौधे तैयार भी कर लिए, और उससे हम उत्साहित हुए और उसकी संख्या और बढ़ाने के प्रयास में हैं हम। इसके साथ ही सर्पगंधा, अश्वगंधा, है ना, और आपका निर्गुंडी है, आंवला है, बेल है ना, इस तरह के अनेक औषधि पौधों को हम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही वन प्रजाति के तो काफ़ी पौधे हैं हमारे पास, कुछ फलदार भी हम लगा रहे हैं, और फूल के भी पौधे को तैयार करने का कोशिश कर रहे हैं। जनरल भाषा में हम देखते हैं कि लाल चंदन और सफ़ेद चंदन के बीच में काफ़ी अंतर किया जाता है। कहते हैं लाल चंदन बहुत महंगा होता है, लेकिन इस संदर्भ में जब हम वन विभाग के आला अधिकारी से बात की तो उनके द्वारा जो बताया गया कि लाल चंदन जो है थोड़ा जटिलता है, क्योंकि आम लोग जो हैं उसको लगाने से पीछे कतराते हैं, क्योंकि शायद उसका ज़्यादा समय अवधि लेता है, ऐसा कुछ कारण है। उसके बारे में डीपली क्या? हाँ, वैसे समय तो दोनों चंदनों में ज़्यादा लगता है,
सफ़ेद चंदन भी अगर पूरी सुख सुविधा देख रेख के साथ खाद पानी के साथ लगाया जाए तो वो भी 20 साल के बाद ही तैयार होता है, जी 20-25 साल में। लेकिन लाल चंदन जो है उसको तैयार होने में 30-40 साल भी लग जाते हैं। जी और लाल चंदन जो सार लकड़ी होती है जी वो भी 40 साल बाद ही तैयार होती है वो। और काफ़ी खूनी लाल रंग का होता है, कत्थे रंग का होता है वो, इस कारण से काफ़ी कीमती होता है। हालांकि लाल चंदन में खुशबू नहीं होती, केवल जी। रंग होता है, जबकि सफ़ेद चंदन में खुशबू होती है ना, इसलिए उसको वो धार्मिक चीज़ों में भी शायद वो हाँ। सफ़ेद चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। हालाँकि लाल चंदन भी इस्तेमाल होता है, खुशबू भले कम हो। हाँ, लेकिन चंदन के रूप में तो उपयोग तो किया ही जाता है उसका। और खासकर औषधियों में लाल और सफ़ेद दोनों चंदन का उपयोग औषधियों में भी किया जाता है। इत्र में किया जाता है सफ़ेद चंदन का, और धार्मिक और सांस्कृतिक उपयोग तो है ही इनका। जी। अ, अ, एक चीज़ ये देखा जाता है कि जब भी वन विभाग किसी को वहाँ पदस्थापना करता है तो उसके पीछे उनका एक अपना अपना काम करने का तरीका होता है। वो अपने काम करने के तरीके के हिसाब से उस जगह को संजोते हैं, सँवारते हैं। जब आप यहाँ आए हैं, उस समय का नर्सरी और आज की नर्सरी में क्या अंतर पाते हैं और क्या उपलब्धियाँ हैं और क्या करना चाहते हैं आप? इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। ये देखिए, पहले ये भी एक सामान्य नर्सरी थी जी, मेरे आने से पहले। जी, और सामान्य परिस्थितियों में सामान्य प्रकार के पौधे ही तैयार किए जाते रहे हैं रोपण के लिए। लेकिन मेरे आने के बाद जैसे कि यहाँ अब हाईटेक नर्सरी का रूप ले लिया ये, जी, यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं आ गई, और इनका लाभ लेते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ जो दुर्लभ प्रजातियां हैं जो दूर दराज में होती हैं, अलग अलग मौसम में होती हैं, उनको हम अब यहाँ तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके आधार पर नर्सरी का हम लक्ष्य भी अब बड़ा करते जा रहे हैं। जहाँ हर साल यहाँ 10-20 हज़ार चंदन के पौधे तैयार होते थे, अब हम 2 लाख चंदन के पौधे तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। सागौन अभी तक के बाहर से लाया जाता रहा है, जी, रूट सूट, और सागौन को भी हम इस साल शुरुआत कर रहे हैं। जी। और बीज बो के बीज के माध्यम से लगभग 6 लाख रूट सूट तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने डिवीज़न में भी उसका उपयोग कर सकें जी। और अन्य स्थानों में भी उसकी बिक्री करके और इसका फ़ायदा समिति को दे सकें। एक रेंजर होने के नाते आप कुछ ऐसा अपील करना चाहें जिससे आम जनता वनों को लेके कुछ जागरूकता आए और ऐसा कुछ करे जिससे वन्य जीव और वन्य प्राणी जो हैं वो संरक्षित हो सके और वनों के प्रति उनका जो जागरूकता है वो बढ़ सके। छोटे से अपील। जी। ये बहुत ही महती आवश्यकता है आज के परिवेश में। आज संपूर्ण विश्व जो है ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रहा है, और उसी ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है कि कहीं इतनी भीषण बरसात हो रही है उत्तर भारत में कि गांव के गांव, शहर के शहर डूब रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां वर्षा बिना फसल उगाना मुश्किल हो रहा है। तो ये स्थिति ग्लोबल वार्मिंग के कारण आ रही है, और यही स्थिति रही तो अगले 50-75 सालों में ऐसी विकट समस्या होगी कि ध्रुवीय क्षेत्र में जो बर्फ है, ग्लेशियर हैं, वो पिघल के समुद्र में मिल जाएंगे और समुद्र का स्तर कई मीटर बढ़ जाएगा। और उसका दुष्परिणाम ये होगा कि सारे विश्व के तटीय क्षेत्र के जितने शहर हैं, जी, राज्य है, वो डूब जाएंगे, और जिससे कि अपार जनसंख्या जो है प्रभावित होगी उससे। तो इसका उपाय यही है एकमात्र कि वृक्षों की बहुतायत रोपण किया जाए, उनको मतलब संरक्षण दिया जाए और वन क्षेत्रों की वृद्धि की जाए, जिससे कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। और हम अक्सर देखते हैं कि वन्य प्राणी जो है अब गाँव की ओर, शहरों की ओर आ रहे हैं। रुक कर रहे हैं। जी, उसका कारण ये है कि वन क्षेत्र में न तो उनके लिए अब आश्रय बचा है, और न तो उनके खाने पीने का फल फूल के पेड़ बचे हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य जो है अपने लोभी स्वभाव के कारण, जब भी महुआ का सीजन आया, तेंदू का सीजन जी, आया, चार का सीजन आया, तो सारे लोग जंगलों में घूम घूम के इन सब को तोड़ के ले आते हैं, बीन के ले आते हैं। जी, और उसी समय भालू का या जंगली सुअर का इन पे हमला होता है, जी, क्योंकि ये सारी चीजें उनका भोजन है, जी, और उनको हम बीन के ले आते हैं, तो उनके भूखे मरने की नौबत आ जाती है। तब ऐसे वन्य पशु जो हैं भोजन और पानी की तलाश में गांव और शहर की ओर आते हैं, क्योंकि जंगल में कुछ है नहीं।
तो मेरा लोगों से कहना यही है कि आप जंगल पे निर्भर न रहें, जंगल में न जाएं और वहाँ के फल फूल चारा को न लाएं, ताकि वन्य प्राणियों को वन में ही उनका भोजन चारा पानी मिल जाए, तो वो गांव शहर की तरफ नहीं आएंगे, लोगों पे हमला नहीं करेंगे। तो अच्छा ये होगा कि आप अपने ज़रूरत की आवश्यकता पूर्ति के लिए आप अपने पड़ती भूमि में या आप अपने भूमि से कुछ अंश में वृक्ष संपदा योजना जी। या अन्य योजनाओं के माध्यम से वृक्षारोपण करें, पौधा लगाएं और उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, ताकि आप वन में न जाएं और वन में फिर आपका वन्य पशुओं से सामना न हो, है ना। अभी क्या होता है कि वन्य पशु के कारण जी। तमाम लोग मारे जाते हैं हर साल, कोई भालू के द्वारा मारा जी। गया, तेंदुआ के द्वारा मारा गया, शेर के द्वारा मारा गया। जी। तो ये अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं होगी अगर हम सब अपनी अपनी जगह आत्मनिर्भर हो जाएं। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप लोग अपनी निजी भूमि में अपने आसपास वृक्षारोपण करें और अपनी ज़रूरतों के फल फूल लकड़ी आदि को स्वयं उत्पादित करें, जिससे कि आप भी सुखी रहेंगे और वन्य प्राणी भी सुखी रहेंगे। जी। इंसान और वन्य प्राणियों के बीच में हो रहे जंग को रोकने का एकमात्र उपाय है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, ताकि जो वन्य प्राणी हैं वो अपनी जगह रह सके, इंसान अपनी जगह रह सके। आप सुन रहे थे और देख रहे थे हसदो नर्सरी प्रभारी लव कुश पांडे जी को। उन्होंने वन्य जीवों के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में बताया, पौधारोपण के बारे में बताया और ख़ास तौर से पाली हाउस के बारे में बताया, जो नई तकनीकी का उपयोग करके यहाँ पौधों का रोपण किया जा रहा है, जो एक बृहद रूप से एक अच्छा परिणाम इस एमसीबी जिले को देगा। हसदो नर्सरी से द्रोणाचार्य दुबे, नमस्कार।